अब करूंगा यार, मेरे को अभी भी स्क्रीन शेयर पे डाउट हो रहा है क्योंकि मेरा नेट पता नहीं कैसा चल रहा है। सर आप रिकॉर्डिंग पे भी डाल दो सर। नहीं, डाल दिया ना रिकॉर्डिंग पे। सर कल गुप्ता सर की क्लास में ऐसा ही हुआ, नहीं, टॉपिक रिकॉर्डिंग हो पे गया, डाल दिया। रिकॉर्डिंग पे ही नहीं डाला। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए देखिए, कैथोड रे के बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो पढ़। सर आपकी स्क्रीन में अपन 5 मिनट के लिए गप्पे मारेंगे। और बताओ सब, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? 5 मिनट तक मैं किसी काम का नहीं हूँ। सर एप्पल पेंसिल की बैटरी कम है। हाँ यार, तेरे बड़ा स्मार्ट है तू। सर आप लिख नहीं रहे, मतलब वही हो सकता है। हाँ यार, मतलब मैंने कोशिश की 4-5 बार, रगड़ लिया, फिर उसमें दिखाया नो बैटरी, 0। सर आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? हाँ यार, सर, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है यार। सर कल के पेपर में क्या आने वाला है? दिख ही नहीं रहा मुझे। कल के पेपर में यार एक क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है। फिर पूछेंगे कि यदि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम कितना होगा। फिर पूछेंगे कि यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये 2 क्वेश्चन ही हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि यदि टोटल एटॉमिक नंबर 12 है और 6 न्यूट्रॉन्स है तो प्रोटॉन कितने होंगे। फिर ये पूछेंगे यदि एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। और इन्हीं 4 क्वेश्चन को अलग अलग, पहले मल्टीपल चॉइस करेक्ट, फिर सिंगल चॉइस करेक्ट, फिर इंटीजर बना के पूछ लेंगे। ओके सर आप जेई का नहीं, ये तो 9th का पेपर हो गया। अबे नहीं यार, चिंता मत कर। बच्चों के हिसाब से ये आता है ना कि बच्चे को क्या चीज टफ लगेगी, तो तुम लोगों के लिए यही एडवांस का पेपर है, टेंशन मत लो। स्पीकर बनने की इतनी इच्छा काहे को है कि मतलब ये सवाल पूछते भी कि कैसे कल पेपर में क्या आएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे भाई, मैं लिखूंगा तब दिखेगी, मैं लिख रही है कुछ अभी। There is no charge in pencil. कपड़ा वेगळा आहे, ते हे वेगळं आहे. पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। सर हाँ बोल। ह्याच्यावर पण आलं. मानस क्या बोल रहा है? कपडा तसा आहे, ते सगळं एग्जाम सेम जेई एडवांस का ते वेगळं आहे. मानस अब बोल। मानस मानस सर क्या कमाल की आयरनी हो गई, आपकी बैटरी आईपैड की 100 है पर पेंसिल की 0। हाँ यार, वो रात भर चार्ज करता है बेचारा, आईपैड पेंसिल भूल जाती है। मानस कुछ कह रहा था भाई, बोल ले। बता, मैं लिखना चालू कर रहा हूँ। अरे मैंने तेरे को म्यूट नहीं किया। म्यूट ऑल किया था। वो तो शुरुआत में ही कर दिया था। अभी मैं अनम्यूट कर और बोल दे। स्मार्ट सर जॉब आप, मैं बोल रहा, सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। सर वो आप एग्जाम का पैटर्न कब वेरी कराएंगे, मतलब मैच द और यार मैच द कॉलम वगैरह आता नहीं है पेपर में, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कम कराएंगे। पिछले 5-6 सालों से आया नहीं मैच द कॉलम, इसलिए जो मैच लिस्ट आते हैं वो क्वेश्चन तो वैसे भी कभी कभी हम डालते ही रहते हैं, वैसा है। एग्जाम का पैटर्न चलिए हो गया लिखने को। नहीं, 10 न्यूमेरिकल नहीं रखेंगे हम लोग, आपको 5 ही न्यूमेरिकल मिलेंगे। ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो 25 मिल जाएंगे।
और सारे के सारे कंपलसरी। चलिए प्लीज, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। इधर ध्यान दें। अगला है एनोड रे। एक मानस भाई, तेरे को क्यों नहीं दिख रही? हाँ सर, आप कुछ लिखा नहीं लेकिन उस पे नहीं, अभी लिख दिया है एनोड रे। ठीक है, देखिए एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली कैथोड रे की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें वेरी करते हैं। जैसे देखिए जरा, तो ये ऐसा है, आपने यहाँ पे इस पे पोटेंशियल लगा दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और यदि हमने इसके अंदर, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है ये कैथोड है, और यदि हमने कैथोड परफोरेटेड लिया, परफोरेटेड मतलब छन्नीदार, यदि हमने कैथोड परफोरेटेड लिया, ठीक है, तो हमने ये और यहाँ पे हमने गैस मॉडरेट प्रेशर पर ली, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया कि कैथोड के पीछे यहाँ पे अपने को ग्लो मिला। ठीक है, आप लोग यदि आपस में इतने शानदार, मतलब इतने निनाद, इतना जीनियस सवाल पूछेगा और आप सब उसका जवाब देंगे, तो प्लीज मत करिए ऐसा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ग्लो was behind cathode, therefore it was assumed that particles responsible must have generated on anode, therefore called anode rays। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना, क्योंकि ग्लो एनोड के पीछे है, तो हुआ क्या होगा कि, तो कैथोड के पीछे है, तो हुआ क्या होगा कि एनोड से पार्टिकल्स निकले होंगे और एनोड से पार्टिकल्स निकल के पीछे वॉल पे स्ट्राइक कर रहे होंगे, ऐसा कहना था एनोड रे एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है ये? अब सर ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? गोल्डस्टीन। अपने को इतना मैटर नहीं करता एक्सपेरिमेंट किसने किया, इसलिए अपन इसके ऊपर कोई इज्जत नहीं दे रहे। सर बोलो। सर इन्होंने कैथोड परफोरेटेड क्यों लिया? ये प्रोटॉन्स पास नहीं कर पाते? प्रोटॉन सही नहीं है, मैं सब का प्रोटॉन है, मैं तो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। सर पर उन्होंने कैथोड को छलनीदार क्यों लिया? हाँ, वो बता रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, वो मैं बताऊंगा, आप चिंता ही कर रहे हैं। भागा थोड़ी ना अभी तक, यहीं पर हूँ, अरे भागूंगा भी नहीं। इधर देखिए प्लीज, तो आगे बात सुनिए इन्होंने क्या। अब एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए हुआ क्या है, आपने ये ट्यूब ली है, इस ट्यूब में आपने यहां से, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, नेगेटिव ने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले। अरे यार क्या हो रहा है, नेगेटिव ने इधर से इलेक्ट्रॉन निकाले, और यहाँ पे गैस के एटम्स हैं।
ठीक है, ये गैस एटम है, ये गैस एटम न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन गया और ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया गैस एटम पर। देखिए ये है इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, जहां पर भी है ये इलेक्ट्रॉन आया और इसने जाके इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया, और जैसे इस पे स्ट्राइक किया तो ये खुद भी बाहर, मतलब ये कुछ ऐसा इवेंट हो गया। ये कुछ ऐसा इवेंट हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी नॉकआउट हो गया और ये भी निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स कैथोड मूव करता है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यदि ये वाली शीट सॉलिड हो, यदि ये वाली जो शीट है, जो कैथोड शीट है, ये सॉलिड हो, तो ये पॉजिटिव सिर्फ इस इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक करके रह जाता है, इसके आगे कुछ नहीं होता। क्योंकि जो पॉजिटिव आयन बनता है, ये पॉजिटिव आयन काफी लार्ज होता है, तो इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू इलेक्ट्रोड, तो ये यहाँ जाके रह जाता है। पर यदि आपने इसको परफोरेटेड लिया, मतलब यदि आपने इस इलेक्ट्रोड को परफोरेटेड लिया, तो परफोरेटेड लेने से क्या होगा कि वो वाले आयंस, जो आयंस इस परफोरेशन के बीच में आ रहे होंगे, ये आयन सारे पास कर जाएंगे और पीछे स्ट्राइक करके ग्लो प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो ग्लो आ रहा है, वो ग्लो क्यों आ रहा है? ग्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम्स, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम्स, इसीलिए ग्लो आ रहा है। Since positive ions are large, they cannot penetrate to electrode. Therefore, we need to take perforated cathode. अब यदि मान लो वैक्यूम होगा या लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे गैस नहीं होगी, यहाँ पे गैस नहीं होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक नहीं करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक नहीं करेगा तो पॉजिटिव पार्टिकल नहीं बनेगा, तो ग्लो नहीं आएगा। इसीलिए गैस होना भी जरूरी है। आर वी क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ प्लीज। सर ये जो इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक कर रहा है, ये कैथोड जिस मटेरियल से बना है उसके इलेक्ट्रॉन्स है? भाई इलेक्ट्रॉन तो यूनिवर्सल होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? पर सर किसी एटम से ही आया होगा ना, तो किसके हाँ, तो एटम फिर का है? ये कैथोड इसी के ये एटम क्या का है? बात सुन भाई, इधर समझ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, जब यहाँ टर्मिनल लगा है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इधर गए और इसने जो मेटल शीट है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ओके सर, मतलब कोलिजन जैसे? कोलिजन जैसे नहीं, मतलब पाइप नहीं होता है कि पीछे से एक बूंद पानी का आया तो आगे से पानी का बूंद निकल गया, वैसे होता है। हाँ सर, समझ गया। ठीक है सर, पर आपने तो एयर ली थी ना बस। हाँ, तो गैस ली ना यहाँ पे अपन ने, यहाँ पे गैस ली है, तभी तो उस गैस के एटम से ये स्ट्राइक कर रहा है। हाँ सर। सर परफोरेटेड कैथोड के वजह से मतलब सारे ही वो इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे या फिर उसमें से कुछ नहीं, मतलब कुछ मेजॉरिटी? पार्शियल पास कर जाएंगे, कुछ रुक भी जाएंगे क्योंकि कुछ तो यहाँ पर भी स्ट्राइक करेंगे ना भाई। कुछ ऐसे भी होंगे जो पार्टिकल्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे, उनका ग्लो नहीं आएगा। सर, पर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सबकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, फिर भाई एक पेनिट्रेशन। सेकेंड, किसने कह दिया कि ये प्रोटॉन्स है? मैंने तो नहीं कहा ये प्रोटॉन्स है, मैंने तो ये चार्ज सर आयंस बोला है। हाँ ना, फिर आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए ना। अरे तो सब अलग अलग एक साथ है ना, तो साइज बड़ी है। भाई साइज बड़ी होगी तो पेनिट्रेशन पावर नहीं होती है, साइज छोटी होगी तो पेनिट्रेशन पावर होती है। हाँ सर, समझा। और बोलो।
सर वो जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स है हम्म, सर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, एक आध जो निकलेंगे वो सारे नहीं होते नॉकआउट। यहाँ तक क्लियर है? अब जरा सिंस the particles responsible for glow has to pass through perforations अबे चल भाई, has to pass through perforations, और परफोरेशंस को अपन कैनाल्स बोलते हैं। कैनाल्स जानते हैं जहां से पानी बहता है, आप रास्ता बनाते हैं। तो ये क्या कहते हैं? परफोरेशंस वो रास्ता है जिससे कि वो आयंस निकलेगा, इसीलिए उनको कैनाल्स बोलते हैं। देयरफॉर these rays are also called canal rays. These rays are also called canal rays. यहाँ तक क्लियर है? हेलो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, अब एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जो आप कैसे प्रूव करेंगे, ये भी प्रूव कर सकते हैं बाय प्लेसिंग ए which can be confirmed by placing opaque object between electrodes. दूसरा, anode rays are positively charged which can be confirmed। यार ये छोड़ो, which can be confirmed है खुद से कर लेना, अभी तक आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कैथोड रेस के वक्त समझाया था। तीसरा, they have kinetic energy and momentum। चौथा, they और क्या पॉइंट था, they have high ionization power। they have high ionization power। पांचवा, these rays produces flashes of light on ZNH screen। छठा, the nature of anode rays depend on gases filled in discharge tube। It was not the case in cathode ray tube। भाई समझिए, कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे, और इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं चाहे एटम कोई भी हो। एनोड रेज में क्या था? एनोड रेज में पूरा का पूरा गैस आयन था, मतलब नियॉन प्लस रहा होगा, हीलियम प्लस रहा होगा, क्लोरीन प्लस रहा होगा,
ऐसा रहा होगा तो इसका ग्लो आया होगा। क्योंकि अब गैसेस अलग अलग हैं तो उन सबकी एनर्जीज अलग अलग होंगी। यदि एनर्जीज अलग अलग होंगी तो ग्लो के पैटर्न अलग अलग होंगे। आर वी क्लियर? अब these rays produces flashes of light on ZNS screen। भैया आपने यदि ZNS स्क्रीन लगा दी और इसके ऊपर आपने एनोड रे पार्टिकल को स्ट्राइक कराया तो ये जैसे स्ट्राइक करेगा ना वैसे ही लाइट का फ्लैश प्रोड्यूस करेगा, लाइट फ्लैश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? सर मुझे एक डाउट है बोल रहे हैं सर, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो थी करके दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, अपन उसके अंदर ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अगर ग्लास रखे तो पास हो जाएगा क्या? नहीं, ग्लास नहीं है, ग्लास डिपेंड करता है भाई कितना मोटा ग्लास यूज कर रहे हो। हाँ तो मतलब ओपेक मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है ना लिखना? नहीं नहीं नहीं, ओपेक का मतलब एनीथिंग जिससे कोई पार्टिकल पास नहीं कर पाए उसको ओपेक बोल देते हैं। ठीक है। तो एक ग्लास से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ थिक अ ग्लास इज। ये ट्यूबलाइट है, मतलब इनफैक्ट ट्यूबलाइट का ग्लास भी क्रॉस नहीं कर सकती इतना। ये अब उससे पतला लोगे तो हो सकता है पास कर जाए, वैसा वाला चीज है। जिंक सल्फाइड है ZNS, राइट। अब इधर ध्यान दें, क्या किसी ने कभी एनोड रे ट्यूब देखी है? नहीं, इलेक्ट्रॉन को फ्लोट करने के लिए मीडियम नहीं लगता। यही तो एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब इसी को बोलते हैं। जी साहब, सवाल, क्या कभी आपने एनोड रे देखी है? और देखी भी होगी तो आपको पता नहीं। ट्यूबलाइट जो होती है ना, ये बहुत ही एडवांस वर्जन, ट्यूबलाइट मतलब ट्यूबलाइट एलईडी लाइट नहीं, ट्यूबलाइट जो होती है बहुत ही एडवांस वर्जन ऑफ बहुत ही एडवांस वर्जन ऑफ एनोड रे ट्यूब होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। सर हाँ, सर आपने स्टार्टिंग में वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिखाए थे ना, कौन से? तो मतलब वो सर मॉडल्स, मतलब रुदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल और वो सब। हाँ, सर तो उसमें वो मोलिक्यूल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं है क्या? मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अभी अपन पढ़ेंगे, वो मॉडल नहीं है। वो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को वेरीफाई करने का तरीका है, तो वो अभी एनोड रे ट्यूब के बाद पढ़ते हैं। अगला टॉपिक वही है। सर वो पहले यहाँ तक मास वाला था ना, ऑयल ड्रॉप नहीं एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्ज का है। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद आता है अगला। देखिए, हमने प्रोटॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? ये है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ये चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे ही अपन ने प्रोटॉन निकाल लिया। प्रोटॉन का मास कितना है? प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस है, ये माइनस है। अब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि भाई मास और चार्ज कितना है। जो हम बहुत ही आराम से निकाल पाए हैं एक्सपेरिमेंट में, वो है चार्ज बाय मास रेशियो। वो होता है चार्ज बाय मास रेशियो। और चार्ज बाय मास रेशियो जो आया इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। मतलब ये था Q बाय M रेशियो। इसी चीज को स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। ये निकालने के लिए हमारे पास जब आप फिजिक्स में 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप जब मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब आप ये निकालना सीख जाएंगे। मैं इसलिए वो सब कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमने ये निकाला। और इसको निकालने के बाद हमने कराया मिलिकन ऑयल, मतलब हमने नहीं कराया, जो ये बड़े बड़े लोग थे इन्होंने कराया मिलिकन
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने वेरीफाई किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में नहीं डिस्कस किया, इन्होंने किया डिस्कस मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज, ये डिस्कस किया। इस वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक ऐसा कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में इन्होंने बीच में एक, थोड़ा सा और इज्जत दे दूं क्या इसको, ये लीजिए, ये एक ऐसा कंटेनर बना दिया। इस कंटेनर में इस वाली वॉल पे इन्होंने लगाया ऑयल एटमाइजर, बीच में इन्होंने लगाई एक मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन में इन्होंने करके छोड़ा एक छोटा सा होल। नीचे इन्होंने लगाया नेगेटिव टर्मिनल, या अरे यार वैसे मत भाग भाई, कितनी मुश्किल से ड्राइंग बना रहा हूँ। नीचे लगाया इन्होंने नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर लगाया इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब समझो, इस ऑयल एटमाइजर ने इसमें, आप एटमाइजर जानते हैं क्या? नहीं सर। नहीं तो सर। एकदम छोटे छोटे मिस्ट के जैसे पार्टिकल्स होते हैं वो रहता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही जो, यदि आपने गार्डनिंग की होगी ना, यदि किसी ने गार्डनिंग देखी होगी या की होगी, तो क्या होता है ना, वो जो दवाई स्प्रे करने के लिए वो आता है, पंप आता है, या फिर जो पिचकारी सी बोलते हैं इसको, हाँ सर। वो एटमाइजर होता है जो बहुत ही फाइन मिस्ट बनाता है। या जो, यदि आप फ्लावर शॉप पे गए होंगे तो वो जो फूलों के ऊपर वो पानी छिड़कने के लिए काम में लेते हैं, वो सब एटमाइजर होते हैं। या पेंट करने के लिए जो यदि बहुत फाइन पेंट करना होता है ना, तो उसके ऊपर वो यूज किया जाता है। तो ये क्या काम करता है, ये ऑयल की बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना के यहाँ पे ऑयल मिस्ट जनरेट कर देगा। अब ऑयल मिस्ट क्या होगी, ये इस सरफेस पे सेटल होगी। जब ये सेटल होगी ना, तो ये सेटल होके जब इस वाले पॉइंट पर ये धीरे धीरे करके इधर आएगी, और ये इधर आके यहाँ से ड्रॉपलेट बनेगी, और ये ड्रॉपलेट अब नीचे जाएगी, लटकेगी। यदि आपने देखा होगा ना किसी भी, यदि जो टैप है, यदि आपने टैप ऑन किया होगा तो है ना, पहले ऐसे ड्रॉपलेट ऐसे लटक, हल्का से नीचे हैंग वाली पोजीशन में आती है और फिर नीचे गिरती है। तो इससे सारी जो ड्रॉप्स बनेंगी वो यूनिफॉर्म साइज की बनेगी। अब ये ड्रॉप नीचे गिर रही है, इस ड्रॉप को नीचे गिरते वक्त हमने यहाँ पर एक और वो लगा दिया जिसको हम बोलेंगे एक्सरे ट्यूब। एक्सरे, ये एक्सरे हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ये जैसे इसको एक्सरे देंगे ना, तो ये यहाँ से इस ऑयल ड्रॉप से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। अब नीचे नेगेटिव है, ये वाला जो गैस, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब ये नीचे की तरफ गिरेगा, और हम जो जी नेट लग रहा होगा, जी नेट कैसे लगेगा, एक तो जी लगेगा ग्रेविटी के कारण, और एक जी लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हम वो स्टडी करके बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं या चार्ज कितना है। हम ये स्टडी करके बता पाते हैं कि चार्ज कितना है। और ऐसी ही बहुत सारी जब ड्रॉप्स का हमने एनालिसिस किया तो हमारे पास चार्ज आएंगे। मतलब हमने 1000 लिए, तो 1000 ड्रॉपलेट लेने के बाद हमने ये एक्सपीरियंस किया कि उनमें चार्ज आया, किसी में Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, एंड सो ऑन। एंड जो HCF आया सबका, वो HCF था 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने कह दिया कि भाई ये जो है ये मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज है, और जब भी कभी कोई चार्ज जाता है तो वो n into 1.6 into 10⁻⁻19 के फैक्टर से ही जाता है।
क्लियर है? और इसको मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल दिया, और फिर ये चार्ज बोल के हमने मास निकाल दिया। आर वी क्लियर? सर एक डाउट है, पूछूं? बोलना यार। सर इन्होंने ऑयल ही क्यों लिया? मतलब अगर इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन अलग करना था तो ये पानी ले लेते या कुछ भी ले लेते। नहीं, पानी की समस्या क्या है कि पानी खुद पोलर होता है, तो वो पहले से जो प्लेट्स है ना उनसे अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यदि वो खुद अट्रैक्ट हो रहा होगा तो इस बात पे कंक्लूड करना बड़ा ही मुश्किल होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मूवमेंट है और खुद के चार्ज की वजह से कितना मूवमेंट है। सर बोलो। एक बार वो जब ऑयल नीचे गिरता है उसके बाद में एक बार करते, एक बार बताना वापस से। देखो सर वो भाई, लोग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देख के यहाँ पे ऑब्जर्वर लगा के रखते हैं ना, ऑब्जर्वर देखता है ना भाई कितने टाइम में गिरा। भाई तो जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है, तेरे को मालूम है कि ये कितने हाइट से गिर रहा है, कितना टाइम लगा, मास कितना है, वो तेरे को देख क्या होता है। ये जो होल बना है ना, ये इस होल से एक चीज डिसाइड हो गई कि ड्रॉपलेट कितनी बड़ी बनेगी। तेरे को इसका मास मालूम है, तेरे को ये पता लग गया कि इसको यहाँ से जब से इससे एक्सरे आया, ये ड्रॉपलेट बनी यहाँ से यूनिफॉर्म साइज की, यहाँ आई, ये एक्सरे गया, इस एक्सरे ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया कर लिया। अब ये इस हाइट, ये तेरे को हाइट पता है, तेरे को इसका मास पता है, तेरे को ये पता है कि इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा। क्या तू ये चीज निकाल सकता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? बस। क्लियर है? हाँ सर। सर बोल। वो ग्रेविटी का क्या किया, मुझे वो नहीं समझा आपने। देख ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी होती है कि नेट जी कितना लग रहा है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना एक्सेलरेशन अर्थ लगा रही है टुवर्ड्स एनी पार्टिकल। अब क्या होता है ना कि जब दो फोर्सेस लगती हैं, समझना भाई, तूने क्या बोला कि तेरे पास ये बॉल है, ये पॉजिटिव बॉल है, ये नीचे अर्थ पे गिर रही है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगी, एक फोर्स तो लगेगी mg और एक फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अपन लोग लिख देते हैं x। ठीक है, अब जो नेट जी होगा ना वो कितना हो जाएगा, g प्लस एक्स बाय एम, ये हो जाएगा नेट जी। तो इससे ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, मास होता है, मास अपने को पता है, तो बाकी का सब चीज निकल जाएगा। मानस क्लियर है? हाँ सर। सर यहाँ पर n इंटीजर है ना, n की वैल्यू इंटीजर है हाँ ना। बिल्कुल, ये n की वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, एक मिनट आप प्लीज होल्ड करिए, मैं आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके ना, क्या ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर है? क्या आपको हाँ सर। पक्का? इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट खुद से लिख लेना,
मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। सर एनसीईआरटी में दिया है ये पूरा, मतलब मोड टू नो में। पता है मुझे, इसीलिए मैंने बोला है कि वहां से वहीं नोट, शॉर्ट नोट लिखना ना, बस ये देखना था कौन कितनी मेहनत करेगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए इन दोनों से इसके बाद उसके बाद डिस्कवर न्यूट्रॉन, पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट थी क्योंकि वो न्यूट्रल है। फिर पहला मॉडल आया थॉमसन मॉडल। देखिए थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और उसने कहा था केवल इलेक्ट्रॉन एक ऐसी एंटिटी है जो एक्सट्रैक्टेबल है। उसको नहीं मालूम था कि बाकी और क्या, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा कि जो भी कोई एटम होता है उस एटम में दो चीजें होंगी, एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और उसने बोल दिया कि भाई ये तो पता लग ही गया था कि भाई नेगेटिव चार्ज का मास बहुत कम होता है। तो इसके हिसाब से उसने ये बोल दिया कि भाई एक एटम है जिस एटम के लिए की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। Electrons are embedded in atom which has positively charged core, और ये जो कोर है ये पूरा का पूरा कोर पॉजिटिव चार्ज था। आर वी क्लियर? थॉमसन का मॉडल क्लियर है? सर ये प्लम पुडिंग है ना? बिल्कुल, इसी मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कुछ भी बोलते हैं। वाटरमेलन खाया है कभी? ठीक है, वेरी गुड। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, वो होता है ग्रीन ग्रीन जिसके ऊपर धारियां होती हैं, या फिर जो डार्क ग्रीन छोटू छोटू सा आता है जो अंदर से रेड होता है जिसके अंदर बीज होते हैं, वो होता है वाटरमेलन, मीठा मीठा होता है, ठीक है। तो वाटरमेलन मॉडल भी इसी को बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसी को बोलते हैं। ये था थॉमसन्स मॉडल। यहाँ तक क्लियर है क्या साहब? यस सर। मुबारक हो। अब मुझे ये बताइए एक चीज, हमारा डिस्कशन के लिए कुछ पेंडिंग था क्या आज? सर पेंडिंग तो है पर आज नहीं है। नहीं नहीं, वो कल के पूरे क्वेश्चंस हो गए थे क्या सॉल्व? नहीं हुए थे सर सर। एक्सरसाइज 2 के 25 हो गए थे, उसके आगे नहीं हुए। हाँ सर। शुरुआत सर मंडे को कर सकते सर, अभी पढ़ लेते ना। नहीं यार, क्योंकि मेरे को अभी जो रदरफोर्ड मॉडल है वो पूरा खत्म करने के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा 35 मिनट। हाँ इसलिए सर, मतलब अभी 23 मिनट्स तो है। 23 मिनट से टाइम क्या हुआ है अभी? 11:48। 11:48 का मतलब कितने मिनट बाकी हैं? सर और 12:15 तक भी खींच सकते हैं। 22। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12 बज गए हैं, मेरे पास वॉच नहीं है अभी इसलिए। और 12:15 12:20 तक भी खींच सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है, मतलब मेरे को लगा 12 बज गए इसलिए बोल रहा हूँ, इधर समझिए। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट जो था वो था रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। देखिए रदरफोर्ड वाज स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। रदरफोर्ड थॉमसन का स्टूडेंट था और ये रेडियो एक्टिविस्ट था, ये रेडियो एक्टिविटी पढ़ने वाला बंदा था। रदरफोर्ड के नाम पे रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी होती है आरएफ, रदरफोर्ड। इसने क्या किया बेसिकली, इसने भी नहीं, इसके 3 स्टूडेंट थे जिनके अंदर जो नोटेबल नाम है वो है गीगर। गीगर मुलर काउंटर बनता है, जो गीगर मुलर काउंटर रेडियो एक्टिविटी नापने के काम आता है, उसको बोलते हैं गीगर मुलर काउंटर। वो जिसने डिस्कवर किया था वो था गीगर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। रदरफोर्ड
थॉमसन का स्टूडेंट था, तीनों को नोबेल प्राइज है। आगे समझो। इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट करवाया, जिस एक्सपेरिमेंट में इसने एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली, और गोल्ड फॉइल के पीछे इन्होंने लगाई सरफेस ZNS या सरफेस लगाई, ऑब्जर्वर सरफेस, और पीछे से मतलब सॉरी सामने से इन्होंने पास किया यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव मटीरियल रखा। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल जो था ये अल्फा पार्टिकल एमिटर था, जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। तो इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स इस वाली शीट पे दी मारे, तो ये इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हुए, और वेरी फ्यू बाउंस बैक। ठीक है, जरा करके देखते हैं। When alpha particles are emitted या are subjected to, emitted भी क्या हो गया, emitted, are subjected to gold foil, the following 3 observations were made. पहला, most of the alpha particle went straight, undeviated. दूसरा, some alpha particle experienced some deviation. तीसरा, very few alpha particle bounced back. ये तीनों ही जो ऑब्जर्वेशन थी ये खतरनाक थी। मतलब यदि इसका हम वो पढ़ते हैं ना, जो रिटर्न वो है गीगर का, गीगर ने कैसे एक्सप्लेन किया है, तो गीगर ये बोलता है कि भाई जब वो 3 लोग थे, नाम मेरे को याद नहीं है उन तीनों के, वो तीनों लोग जब वापस गए इसके पास, रदरफोर्ड के पास ये एक्सपेरिमेंट लेके, तो रदरफोर्ड वाज वेरी कंफ्यूज्ड। उसने वो जो पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन फाइल था ना, वो फेंक दिया रूम के बाहर, और उसने कहा कि ये क्या बकवास लिख के लेके आया, वापस से एक्सपेरिमेंट करो, दिस एक्सपेरिमेंट इज इम्पॉसिबल, दिस ऑब्जर्वेशन वाज इम्पॉसिबल। बिकॉज हुआ क्या था भाई, थॉमसन का स्टूडेंट था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ये मान के चलता था कि भाई हर स्टूडेंट ये मान के चलता है कि जो भी कोई उसका मेंटर बोल रहा है वो परफेक्ट है। थॉमसन का मॉडल था, और ये सारी की सारी थ्योरीज थॉमसन मॉडल के लिए बहुत खतरनाक थी, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस। क्यों भाई, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पूरा का पूरा एटम पॉजिटिव चीजों से मिलके बना है, तो ये किसी भी कीमत पे सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट जा ही नहीं सकते हैं। तो पहला तो ये पूरा हो गया। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल्स एक्सपीरियंस सम डेविएशन, थोड़ा बहुत डेविएशन आने का सवाल चलो बनता है, पर केवल सम ही क्यों, तो ये इतना खतरनाक था, ये बहुत खतरनाक ऑब्जर्वेशन है। बाउंसिंग बैक ऑफ एनी पार्टिकल मींस कि जो पार्टिकल मतलब जो बाउंस कर रहा है, वो पार्टिकल जिस चीज से कोलाइड कर रहा है वो वाली चीज बहुत ही हैवी है। भाई आप लोगों ने कोलिजन पढ़े हैं, आपको मालूम है कि यदि आपने यहाँ पे एक मास रखा, ये वाला बॉल आपने यहाँ फेंका, तो यदि मास ऑफ ब्लॉक इज मच मच हायर देन मास ऑफ बॉल, तब तो बाउंस बैक होगा, वरना ये भी चलेगा, ये ब्लॉक भी चलेगा। तो इसने ये बोल दिया कि जो भी कहीं जहां भी कहीं पर पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट थिंग इज वेरी डेंस,
तो उसने ये एक्सपेरिमेंट की पूरी ऑब्जर्वेशन फेंक दी निकाल के, फिर उसने वापस करवाया 2 बार। 2 बार करवाने के बाद जब सेम ऑब्जर्वेशन आई तो रदरफोर्ड ने खुद ने खुद ने एक्सपेरिमेंट लगाया और खुद ने एक्सपेरिमेंट लगा के फिर आखिरी में उसने ये पूरे कंक्लूजन्स ड्रॉ करके दिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो उसने क्या ड्रॉ करके दिए समझिए, कंक्लूजन्स। सर अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम ना? हाँ, अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग अल्फा पार्टिकल का नाम जानते होते हैं, इसलिए मैं अल्फा पार्टिकल कर रहा हूं। देखिए कंक्लूजन्स, सिंस most of the alpha particles went straight, it means most of the atom is empty, पहला। दूसरा, since only few alpha particle, सर बोल भाई। सर वो रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए था? अभी पहले मेरे को पढ़ाने दो, बाद में बात करूंगा। since only few alpha particle were deviated, it means positive charge should be in very small volume of atom. तीसरा, since few alpha particles bounce back, it means the positively charged region is highly dense and contains most of the mass of atom. And this positively charged region is called nucleus. This positively charged region is called nucleus. ये समझ में आया कि नहीं आया? वो पिछला वाला स्लाइड दिखाओ ना एक मिनट। ये लो, अब बोलो भाई क्या कहना चाहते हो? सर आपने स्लाइड चेंज की है? स्लाइड नहीं दिखा इसमें। फ्रीज हो गई है। लगा रखी है ना? सर वो रीजन भी पूरा नहीं दिख रहा। हाँ, आ गया अभी। सर बोलो। सर अगर अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और जिससे वो टकरा रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो इनके चार्जेस ने इनके टच होने से पहले ही एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर दिया? पहले पढ़ ले जो मैंने अभी लिखवाया है उतना समझ, बाकी मैं समझाऊंगा ना, मैं भाग थोड़ी ना गया हूँ। सर वो उसका फिगर दिखाओ ना एक बार। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? सर वो बताओ ना रदरफोर्ड का क्या कंक्लूजन, उसको क्या लग रहा था क्या होना चाहिए? भाई देख, तो उसको लग रहा था कि सभी पार्टिकल थोड़े थोड़े डिविएट करने चाहिए। सभी पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट नहीं रह सकता भाई, कुछ भी रहेगा।
ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि पूरा का पूरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, वो अपने साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के निकलेगा तो जो प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नहीं जो प्लेट होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन थी पर कुछ हुआ ही नहीं। सर आप अल्फा पार्टिकल के बारे में बोलने वाले थे ना? हाँ अरे बोल रहा हूँ, अभी एक मिनट, पहले ये चीज क्लियर है, अब समझो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हुआ क्या कि उसके बाद उसने बोला कि भाई ये पॉजिटिव है, इसके पूरा एटम का रीजन है, यहाँ से ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल, तो ये वाला पार्टिकल मोस्ट तो ऐसे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उसने डिस्कवर किया है, आगे समझो। उसने क्या बोला कि भाई ये पॉजिटिव अब जैसे ही इस वाली रेंज में गया तो ये यहाँ से ऐसे डेविएट कर जाएगा, ये इधर गया ये डेविएट कर जाएगा, थोड़े बहुत यदि और क्लोज गया तो बहुत ही मेजर मूवमेंट भी आया। पर सबसे ज्यादा जो विचित्र था वो ये था कि भाई यदि ये हेड ऑन कोलाइड किया तो यदि ये ऐसे गया था तो सेम पाथ पर ये वापस लौट आया। रुकना भाई यार, क्या करते हो, ये सेम पाथ पर वापस लौट आया, ये जो बाउंस बैक था ना, दिस वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि इससे पहले थॉमसन वगैरह ने तो कहा कि भाई पूरा एटम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और यहाँ पर फिर बहुत कुछ एक नई तरह का थॉट प्रोसेस जनरेट हो गया। इन्होंने ये भी कहा कि जो भी कोई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं जिन्होंने भी डेविएशन एक्सपीरियंस किया, तो इन्होंने कहा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जो डेविएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये थीटा का, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deviating by an angle theta was inversely proportional to sin raised to power 4 theta by 2, ऐसा भी बोला। ये भी एक मैथमेटिकल इन्फ्रेंस था जो रदरफोर्ड मॉडल से निकलता है। और इसने जो न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया, इस न्यूक्लियस के लिए उसने रेडियस बोली, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to atomic number raised to power 1 by 3 and Rn equals to R naught a raised to power 1 by 3 बोल दिया, where R naught was a constant, a was atomic number, नहीं atomic mass, a किसके लिए होता है, atomic number के लिए होता है atomic mass के लिए, atomic mass and R naught was a constant, और radius of nucleus is measured in Fermi। फर्मी की वैल्यू क्या होती है, फर्मी की वैल्यू होती है 10 raised to power -15 मीटर, ये उसने बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है? सर आर नॉट की वैल्यू क्या है? आर नॉट की वैल्यू यार 1.33 फर्मी होती है शायद। सर लास्ट स्लाइड दिखाना चाहिए। क्या बोल रहे हो प्लीज, समझ में नहीं आया मेरे को। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। प्रीवियस स्लाइड दिखाओ, ये लो। सर आपने दिखाया है? हाँ दिखाया है मैंने। वही, हाँ भाई। ये जो दो आपने रिलेशंस लिखा है वो इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है क्या? नहीं नहीं, अरे ये तो मैथमेटिकल रिलेशन है ना यार, मैथमेटिकल रिलेशन जो होते हैं उनमें एक्सेप्शन नहीं होते हैं, वो अपन ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके लिख देते हैं कि भाई हमने पूरे स्टैटिस्टिकली अपन ने बोल दिया कि भाई यदि मान लो 10,000 मॉलिक्यूल्स थे वो ऐसे डेविएट हुए, कुछ ऐसे डेविएट हुए, तो उनका मीन लिखा है, तो इसमें एक्सेप्शन की तो कोई बात ही नहीं आएगी। सर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला समझा ना, वो नहीं समझा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स थीटा वाला रिलेशन, हाँ समझाता हूँ।
इधर देखो भाई, समझो भाई, आपने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये डेविएट हुआ, और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, ये डेविएट हुआ। तो अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है θ1, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है θ2। तो इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो θ1 से डेविएट हो रहे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है sin⁻⁴ θ/2 के, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल θ2 से हो रहे हैं वो किसके, वो है 1/sin⁻⁴ θ2/2 के। तो यदि ये इन दोनों से रिलेशन ड्रॉ करना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि n⁻1, यार ये बोल सकते हैं n⁻1/n⁻2 इक्वल्स टू sin⁻⁴ θ2/2 डिवाइड बाय sin⁻⁴ θ1/2। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ हाँ सर। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना प्लीज। क्या तेरा क्वेश्चन क्या है? सर वही, अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और हेड ऑन होने वाला था तो टच करने से पहले रिपेल क्यों नहीं हुए? बिल्कुल टच करने से पहले रिपेल हो जाते हैं। मतलब ये टच ही नहीं किया, ऐसे ही रिपेल हो गया? बिल्कुल सही जवाब। सर बोलो। आइसोटोप जैसे मतलब सर आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? यार आइसोडाइफर्स के बारे में बाद में बात कर लेंगे। मैं जो मॉडल पर हूँ उस मॉडल पर रहो प्लीज, चिंता मत करो, जवाब मिल जाएगा आपको। इतना ही है बुरे मॉडल में, और कुछ लिखना नहीं है? अरे है, बिल्कुल है भाई, अभी खत्म का हुआ, यदि खत्म हुआ तो मैं बोलता नहीं है खत्म हो गया। आगे समझो। इसके सर ऐसा बाद कोई कंपल्शन ड्रॉ किया था कि इन्होंने कि न्यूक्लियस हमेशा बीच में ही रहेगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आगे समझो। तेरा सवाल मैंने सुना, मैंने इसको जवाब देने लायक नहीं समझा, इसलिए नहीं जवाब दिया। आगे समझो भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? इट इज मिनिमम डिस्टेंस between nucleus and alpha particle before it bounced back। समझिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल यहां तक आया। अब ये बाउंस बैक कब करेगा? ये बाउंस बैक पूरा टकरा के नहीं करेगा, वो इतनी डिस्टेंस के ऊपर ही बाउंस बैक कर गया। ये डिस्टेंस है d, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये ऐसा क्यों होता है भाई? ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा समझ लो भाई, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा जब ये फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये इसको आगे नहीं आने दे। उस पॉइंट पर ये फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये वाला पार्टिकल अब आगे नहीं आएगा, ये वापस पीछे ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए वो लोग बोलते हैं कि जब वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, एट मिनिमम डिस्टेंस, velocity of particle would be 0 and टोटल एनर्जी कंजर्व है, कंजर्वेटिव फील्ड्स में है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल होता है। टोटल एनर्जी इनिशियल भाई देखिए, जब ये बहुत दूर है, यहाँ पर है, तब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, केवल काइनेटिक एनर्जी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस चीज को बोलते हैं कूलम्स लॉ, where K is constant, Q1 is charge on one particle
this is charge on second particle and r is distance, and potential energy equals to k q1 q2 by r. तो ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल कौन कौन से हैं? k q1 q2 by r. k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जो q1 है ये है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और q2 क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो इसको लिख सकते हैं हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू q1। भाई चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? एटॉमिक नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय r, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यदि इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो इससे आ जाएगा r इक्वल्स टू 2kze स्क्वायर, k2 बाहर e स्क्वायर zk और 2 ऊपर चला गया बाय m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। This is r, this is distance of closest approach. Distance of closest approach. k equals to 1/4 pi epsilon naught होता है, बिल्कुल इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। बोल भाई। दिखा रखी है। सर आर के फॉर्मूले में क्या क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, एक बार बोलो ना। किसके में? आर के फॉर्मूले में जो फाइनल आपने लिखा है अगली स्क्रीन लिख देता हूँ पहले इसका मैं। सर बोलो। सर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, तो फिर उस पे कितना चार्ज होगा? तो जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतना, लाइक कितने प्रोटॉन होंगे हीलियम में? हीलियम में 1 मिनट से हाँ 2 रहेंगे, 2 मुबारक प्रोटॉन। ओ सॉरी ये 4 हो जाएगा ना यार, ये 2 क्यों लिखा है मैंने? ये 4 हो जाएगा। 4 इसलिए हो जाएगा कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 पहले से ही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? Z क्या है? ये है एटॉमिक नंबर ऑन न्यूक्लियस या ऑफ एटम। m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास 4 ही होगा ना यार वो अब तू निकाल ले, वो मेरे को इतनी वो नहीं है, वो तू निकाल ले 4 mu की सबसे भाई यूनिट्स में रखेगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स में तो वैसे मास वास रख लेना। अब मान लो यदि आप कोई और एटम लो तो ये r हो जाएगा 4 नहीं, अब r हो जाएगा, प्लीज ध्यान दें। मान लो आपने कार्बन एटम को, कार्बन न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया तो ये हो जाएगा 2 × k × z1 into z2 into e स्क्वायर बाय मास ऑफ जो भी कुछ आप थ्रो कर रहे हो वो वाला पार्टिकल into वेलोसिटी स्क्वायर। ये रिलेशन बन जाएगा, where z1 is charge on moving particle, z2 is charge on nuclei of coil, m is mass of moving particle और वेलोसिटी तो एक ही की होगी। सर क्या ये पूरा क्लियर है? सर बोल भाई। सर वो ऊपर आर वाले रिलेशन में जो z है, तो अब ये रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल लिया था, तो z मतलब वो एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड रहेगा। बिल्कुल। सर आपने वो अल्फा पार्टिकल पे का चार्ज वाला स्लाइड एक बार दिखाइए ना। ये लो सर वो मास मोलर मास है।
मैं मोलार नहीं, एक एटम पर इतना होगा, एएमयू में होगा ना वो। मतलब उसको 1.67 into 10 की पावर -24 से मल्टीप्लाई करना। हाँ बिल्कुल, आपको उसको एएमयू को ग्राम्स में केजी में कन्वर्ट करना होगा। सर जो के में इलेक्ट्रॉन लिखा है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बट पॉजिटिव है क्या? हाँ वो भाई आप चार्ज लिख रहे हो मतलब प्रोटॉन का चार्ज, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 वैसा, क्योंकि वो बराबर है इसलिए अपन उसको ई लिख के छोड़ देते हैं। पर सर उस पे पॉजिटिव होगा है ना? बिल्कुल सर वो डिस्टेंस न्यूक्लियस से निकालिए ना, डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस न्यूक्लियस से निकाल दो। ये चीज क्लियर है पूरी? सर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से या फिर न्यूक्लियस की बाउंड्री से? देख जब भी कभी कोई डिस्टेंस निकलता है ना, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री से निकलेगा। ठीक ठीक है सर। और बोलो। चलिए डन ही है, मेरे को आज इतना ही कराना है। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल पे 2 लाइनें लिखनी है, ड्रॉबैक लिखनी है, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। मैं क्योंकि 12-16 हो गए हैं तो टेस्ट पीडीएफ बोलो। पीडीएफ भेज देना। हाँ यार वो पहला वही काम कर रहा हूँ। मंडे और को मेरी व्हाट्सएप पे भी क्लास। भेज देना। यार भाई तू व्हाट्सएप पे चल, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा यार, तू कहता तो। तारीख बता आज की पहले। 19 दिसंबर। मंडे को शायद मैं क्लास नहीं लूंगा, शायद क्या पक्का ही क्लास नहीं लूंगा। सर मंडे को आप आ रहे हो ना? हेलो सर जी साहब, मंडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो मंडे के लिए फिर बता दूं, मतलब अनाउंस कर देंगे, यदि हम में से कोई मतलब फिजिक्स या मैथ्स की लगेगी तो ठीक है, एल्स मंडे को अपनी क्लास नहीं होगी, फर्स्ट क्लास। सर हाँ बोल भाई। सर अपने टीम्स पे कोई फोल्डर बनाया है क्या? यार वो रिकॉर्डिंग का फोल्डर बनता ही है फाइल्स के अंदर ना। सर वहाँ पे एक ही रिकॉर्डिंग है सर एटॉमिक की, बाकी एक भी नहीं है। वो करंट रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर, लास्ट 2 रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, वैसा रहता है, 2 दिन तक रहता है वो। सर बोल। सर आप इस हफ्ते के सारे रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे कब अपलोड करने वाले हो? यार आज बैठ जाऊंगा, आज करूंगा यार, आजकल टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल। अभी सुबह और कल हमारे नेट नहीं था, अभी सुबह भी नेट नहीं था, पूरा वाईफाई पे चलाया, फोन के वाईफाई पे चलाया। तो जब तक नेट नहीं आएगा तब तक यार वो समस्या रहेगी, क्योंकि डाउनलोड अपलोड में फिर खूब टाइम जाता है। I'll try to do it as soon as possible.